लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। वो 72 घंटे जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ 3 दिनों में जो हुआ उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी उलट दी। करीब 10 लाख लोग मारे गए, 75,000 से भी ज्यादा महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। ये थे भारत के इतिहास के सबसे भयानक 72 घंटे और दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक। इन 72 घंटों में जो भी हुआ असल में भारत की कई सालों से चली आ रही पॉलिटिक्स का रिजल्ट था। कौन था इस सबसे बड़ा गुनहगार इस त्रासदी का? कौन थे वो लोग जो इसके पीछे थे? आज मैं आपको बताऊंगा कि जब राजनीति इंसानियत से ऊपर चली जाती है तो महज 72 घंटे भी सदियों का दर्द दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आज़ादी के इन 72 घंटों में क्या क्या हुआ था। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल था 1947 और महीना था अगस्त का। एक तरफ चल रहा था आज़ादी का जश्न और दूसरी तरफ बंटवारे का खून खराबा। इन 72 घंटों में पंजाब और बंगाल की सरहदें खींच दी गई। घर, जमीन, खेत, दुकान सब वहीं छूट गए जहां पीढ़ियों से रहते आए लोग थे। लाखों लोगों ने पैदल, बैलगाड़ियों और ट्रकों में सफर शुरू किया और यह सफर अक्सर मौत की मंजिल पर खत्म होता था। ट्रेनें स्टेशन पर पहुंचती थी, लेकिन उनमें जिंदा लोगों से ज्यादा उनकी लाशें मिलती थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी इस हिंसा से अछूता नहीं रहा। कहा जाता है कि सिर्फ इन 3 दिनों में इतनी जानें गई जितनी कई युद्धों में नहीं जाती। सच तो है कि इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के समय से, जब ब्रिटिश हुकूमत का सूरज डूब रहा था और ब्रिटेन की आर्थिक कमर टूट चुकी थी। भारत जैसे देश को गुलाम बनाए रखना इस समय पॉसिबल नहीं था। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि वो 1948 तक देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ये काम इतना आसान था नहीं। भारत में हाल कुछ ऐसे थे जिनसे निपटना बहुत ज़रूरी था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आरएसएस जैसी पार्टीज के बीच में राजनीतिक माहौल ये बन गया था कि देश एक ही रहे या फिर देश का बंटवारा हो। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 2 नेशन थ्योरी पर अड़े हुए थे, जिसके हिसाब से हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और वो एक साथ एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। कांग्रेस, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले तो इस सिद्धांत के वो खिलाफ थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और देश के अलग अलग हिस्सों में विभाजन की हिंसा सामने आने लगी तो कांग्रेस को भी इस विभाजन को एक्सेप्ट करना पड़ा। इतिहासकार ए जलाल अपनी किताब द सोल ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जिन्ना का पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहना और कांग्रेस का सत्ता की जल्दबाजी ने एक ऐसे रास्ते को जन्म दिया जिससे पीछे हटना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। इसी बैकग्राउंड में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया। उनका मकसद ही था जल्द से जल्द दोनों देशों को आज़ाद कराने का। ब्रिटिश सरकार 1948 तक पावर ट्रांसफर का इंतजार नहीं करना चाहती थी, बल्कि 1947 तक ही देश को आज़ाद करके वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि ब्रिटिश आर्मी अपना और ज़्यादा नुकसान नहीं कराना चाहती थी और भारत में जगह जगह कम्युनल वायलेंस हो रहा था उस वक्त। आखिरकार जून 1947 में माउंटबेटन प्लान को सामने रखा गया। इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही एक्सेप्ट कर दिया। फिर यहीं से शुरू हुई 72 घंटों की वो उल्टी गिनती जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देश में विभाजन की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये विभाजन होगा कैसे, विभाजन की लाइन तय कैसे होगी, क्योंकि जाहिर है कि कोई नॉर्मल लाइन खींचने का ये मामला नहीं था, बल्कि इसमें लाखों लोगों के घर-बार, खेत खलिहान और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को ये बदल देने वाला फैसला था।
भारत के दो बड़े राज्य बंगाल और पंजाब को काटना था और धार्मिक आधार पर यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख आबादी काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से सदियों से रहती आई थी। इस कॉम्प्लेक्स आबादी के स्ट्रक्चर को एक सीधी लाइन से काट देना पॉसिबल ही नहीं था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड से एक वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी। आपको यकीन ना हो शायद, लेकिन ये भी सच है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 2 हिस्से करने आए रेडक्लिफ ने कभी भी भारत की यात्रा तक नहीं की थी। यहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, भूगोल के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था। इतिहासकार लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि रेडक्लिफ को बॉर्डर बनाने के लिए सिर्फ 5 हफ्तों का टाइम दिया गया, जबकि ये ऐसा काम था जिसे अगर पूरे जस्टिस के साथ और रैशनैलिटी के साथ किया जाए तो कई दशक लग सकते थे। दोस्तों, विभाजन के समय जो गलतियां हुई, असल में उन्हीं के चलते देश में हिंसा को रोक पाना मुश्किल हो गया था। विभाजन की लाइन खींचने आए रेडक्लिफ के पास ना तो सही नक्शे थे, ना तो ताज़ा सेंसस के आंकड़े थे। जो नक्शे उन्हें मिले वो पुराने थे और कंप्लीट भी नहीं थे। यही वजह है कि काम को आसान करने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग सीमा आयोग बनाए, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। इन आयोगों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, लेकिन दोनों ही पक्ष किसी भी मुद्दे पर एग्री नहीं कर पाते थे। हर प्रस्ताव को दूसरा पक्ष तुरंत रिजेक्ट कर देता और आखिर में इसके चलते ही लगभग सभी फैसले रेडक्लिफ को खुद ही लेने पड़े। उन्होंने बॉर्डर बनाते टाइम ना तो नदियों का ध्यान रखा, ना सड़क का ध्यान रखा, ना रेलवे लाइन और ना ही गांवों के आपसी रिश्ते का ध्यान रखा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई गांव 2 हिस्से में बंट गए। गांव तो छोड़ दीजिए, कुछ घरों का आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। खेत, पानी के सोर्स और सड़क के साथ साथ रेलवे भी अलग अलग देशों में बंट गए। इससे लाखों लोगों की लाइफ में अचानक ही उथल पुथल मच गई। मात्र 5 हफ्तों में विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी गई जैसे तैसे। विभाजन की घोषणा के बाद लोगों को पता नहीं था कि उनका गांव, उनका शहर किस देश में होगा। ये सबसे बड़ा डर था। वैसे तो रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट 12 अगस्त 1947 को तैयार कर ली थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे 14 अगस्त तक रोक कर रखा। इसके पीछे की वजह थी कि अगर रिपोर्ट पहले जारी कर दी जाती तो शायद 15 अगस्त की आज़ादी की खुशी फीकी पड़ जाती और दंगे और तेजी से भड़क उठते। इस तरह जिन लोगों को अपना घर छोड़ना था, जिनके गांव का बंटवारा होना था, उन्हें अंधेरे में रखा गया। उन्हें ये तक पता नहीं था कि वो जिस जमीन पर सदियों से रह रहे हैं वो अब किस देश का हिस्सा होगा। इतिहासकार ज्ञानेंद्र पांडे अपनी किताब रिमेंबरिंग पार्टीशन में लिखते हैं, माउंटबेटन का रिपोर्ट को 14 अगस्त तक रोकना एक बहुत ही इमोरल फैसला था। इसने लाखों लोगों को अनिश्चितता के दलदल में ढकेल दिया। खैर, जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली तो लोगों को पता चला कि उनका घर अब दुश्मन देश में है। पंजाब में एक शहर था गुरदासपुर। ये शहर मुस्लिम बहुल था, लेकिन इसे भारत में शामिल कर दिया गया क्योंकि इसके बिना जम्मू और कश्मीर से भारत का सीधा कोई रास्ता नहीं था। ये फैसला कश्मीर की भविष्य की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर लिया गया था। रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट में फिरोजपुर और जीरा तहसीलों को पाकिस्तान को देने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इस फैसले को बदल दिया गया और ये तहसीलें भारत को दे दी गई। ये सारे फैसले सीक्रेटली लिए गए थे। इन फैसलों ने लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला। लाखों लोग रातों रात रेफ्यूजी बन गए। ये जल्दबाजी और लापरवाही इतनी बड़ी थी कि रेडक्लिफ ने खुद बाद में कहा था कि अगर मुझे पता होता कि मेरे एक गलत फैसले से इतने लोगों की जान जाएगी तो ये काम मैं कभी नहीं करता। इस तरह रेडक्लिफ के इस काम के चलते देश की आज़ादी के वक्त ही काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो गई थी। विभाजन की रूपरेखा लागू होने से पहले ही विभाजन के डर ने आज़ादी के शुरुआती 72 घंटों को खतरनाक तरीके से भयानक बना दिया था। 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान में आज़ादी की रस्में निभाई जा रही थी। कराची में सुबह से ही हलचल थी। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। इस वक्त ब्रिटिश वायसराय लुई माउंटबेटन वहां पर मौजूद थे। ये सब एक दिन पहले इसलिए हो रहा था ताकि माउंटबेटन अगले दिन दिल्ली में होने वाले आज़ादी के कार्यक्रम में भी शामिल हो सके। माउंटबेटन ने पहले पाकिस्तान के साइन इसलिए कराए क्योंकि पहली बात तो वो पाकिस्तान और भारत या कराची और दिल्ली में एक साथ मौजूद नहीं रह सकते थे, और दूसरी बात ये भी पॉसिबल नहीं था कि वो पहले भारत से साइन कराकर फिर पाकिस्तान जाए, क्योंकि कानूनी रूप से भारत को सत्ता देने के बाद उन्हें भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालना था
और एक बार वो गवर्नर जनरल बन जाते तो उनके पास किसी दूसरे देश के ट्रांसफर ऑफ पावर का अधिकार नहीं रह जाता। इसीलिए 14 अगस्त की रात को सत्ता सौंपी गई पाकिस्तान को और फिर 15 अगस्त को भारत को सत्ता दी गई। एक बात यहाँ ये भी है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त को नहीं मिली, क्योंकि एक्ट में ये तारीख 15 अगस्त थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 15 अगस्त को ही पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने को कहा था, लेकिन उनकी मौत के बाद ये दिन 14 अगस्त कर दिया गया। खैर, 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में भारतीय विधान परिषद के सदस्य एक बैठक के लिए इकट्ठा हुए। इस बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी बैठक में नेहरू ने अपना सबसे फेमस भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया, जो भारत के भविष्य के लिए एक फ्यूचरिस्टिक मैसेज की तरह माना जाता है, फ्रेमवर्क की तरह माना जाता है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. आधी रात में भी दिल्ली में लाखों लोग पंडित जी को सुनने और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। 14 अगस्त की रात को देश भर में ब्रिटिश यूनियन जैक झंडे को उतार दिया गया। यह अपने आप में ब्रिटिश राज के अंत का प्रतीक था। दिल्ली के लोग सड़कों पर नाच गाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लोकल अखबार बताते हैं कि उस दिन दिल्ली में दिल्ली गेट से लेकर कश्मीरी गेट तक और जामा मस्जिद से लेकर लाल किले तक कम से कम 10 लाख लोग फैले हुए थे। ये लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन इसी दिल्ली में लाल किले से कुछ ही मीटर दूर किंग्सवे कैंप और करोल बाग के रेफ्यूजी कैंपस में मातम पसरा हुआ था। अखबारों में एक तरफ सुर्खियां आज़ादी मुबारक की थी, तो दूसरी तरफ लाहौर में दंगे, गुजरावाला में कत्लेआम और अमृतसर जल रहा है जैसी न्यूज़ भी छपी हुई थी। दिल्ली के लोगों को शायद नहीं पता था कि पंजाब और बंगाल में लोग आज़ादी का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि विभाजन के काले साए में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि भारत या पाकिस्तान जहां वो जा रहे हैं वहां उनके साथ क्या होगा, वो कहां रहेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे। इसी डर में लोग अपने घरों को छोड़कर अनजान रास्तों पर निकल पड़े थे। पाकिस्तान से भारत आ रहे हिंदुओं और सिखों के काफिले और भारत से पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों के काफिले एक दूसरे को पार कर रहे थे। इन काफिलों पर लगातार हमले हो रहे थे। हथियारबंद गुंडों ने लोगों को लूटना, मारना और उनका बलात्कार करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए और लाखों लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। ये एक ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी थी जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं और मिलती हो। इतिहासकार उर्वशी बुटालिया अपनी किताब द अदर साइड ऑफ साइलेंस में लिखती हैं कि विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ हुई बर्बरता एक ऐसा काला चैप्टर है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। इसमें सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी पंजाब में। पंजाब जो कभी कल्चरल और रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का प्रतीक हुआ करता था, वो सबसे भीषण हिंसा का गवाह बना। अमृतसर और लाहौर के बीच का इलाका, जहाँ कभी मेलों और गुरु पर्वों में हिंदू, सिख और मुसलमान एक साथ जश्न मनाते थे, वो इलाका खून और राख से भर गया था। रावलपिंडी से दिल्ली तक आने वाली कई ट्रेनों में जिंदा लोग कम और लाशें ज़्यादा थी। इतिहासकार इयान टेलबॉट के अनुसार इन ट्रेन्स को घोस्ट ट्रेन्स कहा जाने लगा था। भारत की 1951 की जनगणना के हिसाब से विभाजन के तुरंत बाद करीब 72,26,000 मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए, जबकि 72,96,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए। पाकिस्तान की जनगणना बताती है कि इसमें से 80% से भी ज़्यादा लोग पश्चिमी क्षेत्रों, खासतौर पर पंजाब से आए थे। पूर्वी पंजाब में आने वाले रिफ्यूजीज का नंबर इतना ज़्यादा था कि सिर्फ 1947 के आखिर तक वहाँ की आबादी में 30% से ज़्यादा का इजाफा हो गया। माना जाता है कि विभाजन के दौरान हिंसा, बीमारियों और पलायन की मुश्किलों के चलते 10 से 15 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि लगभग 75,000 महिलाओं का अपहरण या बलात्कार हुआ। इसमें हिंदू, सिख और मुसलमान सभी कम्युनिटीज़ की महिलाएं शामिल थीं। यह आज़ादी की वो कड़वी सच्चाई थी जिसे लंबे समय तक राजनीतिक भाषणों में कम ही छुआ गया। 1947 के उस दौर में एक तरफ भारत और पाकिस्तान अपने अपने झंडे और अपना अपना राष्ट्रगान अपना रहे थे, तो वहीं लाखों लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रहे थे। न सिर्फ बॉर्डर को पार करते हुए, बल्कि इतिहास की एक अमिट लकीर को पार करते हुए। इस तरह देश की आज़ादी के साथ ये भयानक तस्वीर भी लिपटी हुई आई थी, जिसमें लाखों लोगों का खून और उनके मरे हुए सपने शामिल थे।
सवाल आता है कि इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी थी किसकी? क्या ये सिर्फ ब्रिटिश सरकार की गलती थी या भारतीय नेताओं ने भी कुछ गलतियां की थी? इतिहासकारों ने ब्रिटिश हुकूमत पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि उन्होंने भारत छोड़ने के प्रोसेस को बेवजह ही तेज कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन को जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण का टाइम दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे 15 अगस्त 1947 कर दिया। इयान टैलबॉट और क्रिस्टोफर बेली लिखते हैं कि इस जल्दबाजी के चलते ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी हो पाई और ना ही सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जा सका। ऊपर से बॉर्डर बनाने का जिम्मा सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया, जो कभी भारत आए ही नहीं थे और जिनके पास लोकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन और कल्चरल हालात का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस विभाजन की आंच इंडियन लीडरशिप पर भी आई। पेरी एंडरसन और शेखर बंदोपाध्याय जैसे हिस्टोरियंस मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ट्रांसफर ऑफ पावर में देरी से बचने के लिए और एक यूनाइटेड इंडिया में सिविल वॉर के खतरे को रोकने के लिए विभाजन को एक्सेप्ट किया था। महात्मा गांधी ने आखिर तक विभाजन का विरोध किया, लेकिन जब ये साफ हो गया कि कांग्रेस के दूसरे नेता और मुस्लिम लीग अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, तो वो राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए। मोहम्मद अली जिन्ना इस पूरे केस में सबसे बड़े विलन थे। आयशा जलाल के हिसाब से जिन्ना का मेन पर्पस पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना था, ताकि मुस्लिमों के अधिकारों की गारंटी मिल सके। लेकिन घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि पाकिस्तान वास्तविकता बन गया। विभाजन के बाद पाकिस्तान में भी हिंसा हुई, जिसे देखकर जिन्ना ने सार्वजनिक रूप से अफसोस जताया। हालांकि उस समय तक हालात काबू से बाहर थे। इतिहासकार पॉल ब्रास अपनी किताब द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि विभाजन केवल एक संवैधानिक या राजनीतिक समझौता नहीं था। ये धार्मिक ध्रुवीकरण, नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के टकराव का दुखद नतीजा था। इस तरह दोस्तों, विभाजन ने केवल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं बदली, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी चीर सा दिया। पंजाब और बंगाल में साझा कल्चरल लाइफ का एंड हो गया। उर्वशी बुटालिया और वीना दास की किताबें बताती हैं कि विस्थापन और हिंसा के मानसिक घाव पीढ़ियों तक चले। हिसाब लगाया जाता है कि 10 से 15 लाख लोग मारे गए, करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से उजड़ गए। ये सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन लाखों परिवारों के लिए ये अपने घर, खेत और अपने लव्ड वंस को खो देने का दिन था। ये घटना आज भी याद दिलाती है कि जब पॉलिटिक्स और धर्म के आधार पर फैसले होते हैं तो सबसे बड़ी कीमत आम जनता चुकाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज़ादी की। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस शुभकामनाओं में इस बात को भी याद रखिएगा कि विभाजन ने भारत को किस प्रकार से घायल किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।